जय मसीह की एवरीवन, मैं हूं आरची। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने सारे के सारे फैब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि एक्रिलिक था, रेयॉन था, वूल था, सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम आएंगे कुछ और चीजों के बारे में जो पॉलिस्टर्स और हैं इनके बारे में, और एज वेल एज अब लास्ट टॉपिक जो है प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ फैब्रिक्स के नाम है हमारे पास, तो वो किस किस चीज से बने हैं ये मैं चाहती हूँ आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो पहले नंबर पे है पॉलीकॉट, जो कि बना है पॉलिस्टर और कॉटन से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है पॉलीकॉट। ठीक है, देखो पॉली जो वर्ड है ये पॉलिस्टर से लिया गया है। ठीक है, और कॉट जो वर्ड है ये कॉटन से लिया गया। ओके, उसके बाद है टेरिकॉट, टेराकॉट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बना है टेरिलीन और कॉटन से। ठीक है, ये कितना इजी हो गया ऐसे जब हम इन वर्ड्स को खोल कर देखते हैं कि आखिर में ये सच में किससे बना है। ठीक है, लास्ट में है हमारे पास पॉली वूल। ओके, तो पॉली वूल जो है, अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से कमेंट सेक्शन में बताओ कि पॉली वूल किससे बना होगा। तो होप आपको सचमुच में ये बात भी पता चल गई होगी कि कैसे। देखो, वूल इजी है कि वूल ही है, और पॉली जो है फिर से पॉलिस्टर से लिया गया। तो पॉलिस्टर प्लस वूल जो कपड़ा है जिसमें पॉलिस्टर एज वेल एज वूल दोनों का मिक्स करके जो है बनाया गया हो, वो क्या है? पॉली वूल। ठीक है, तो पॉलिस्टर और कॉटन पॉलीकॉट, टेरिलीन और कॉटन टेरिकॉट, और पॉलिस्टर और वूल पॉलीवूल। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने सारे सिंथेटिक फाइबर्स है ना, जितने भी हैं, इनको जब बनाते हैं ना तो बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसीजर से इनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स कौन से यूज करते हैं इसमें? हम पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे पेट्रोलियम ना, जब एक सपोज करो कि एक निकाली हुई एक रिसोर्स है पेट्रोलियम, इसी में हमारे पास डीजल रहता है। ठीक है, इसी में हमारे पास पेट्रोल रहता है, इसी में हमारे पास कैरोसिन और सारे ऑयल्स रहते हैं, लेकिन हमें वो सारे के सारे इसमें से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के ही रॉ मटेरियल से, पेट्रोलियम ओरिजिन के मतलब कि पेट्रोलियम के ही रॉ मटेरियल से, मतलब इसी से ओरिजिनेट करते हैं, इसी से निकालते हैं उस रॉ मटेरियल को। तो पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से ही हम बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को बहुत सारे प्रोसीजर्स में से गुजार करके क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इन पेट्रोलियम के जो हमारे पास रहते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल रहता है, उसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो आई वांट कि आप नोट डाउन कर लो। देखो, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो कैसे? ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, लिख लो कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स are made up after so many procedures of raw material। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप आफ्टर सो मैनी प्रोसीजर्स। ठीक है, कैसे बनता है? सो मैनी प्रोसीजर्स कौन से? ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। ठीक है, पेट्रोलियम ओरिजिन की, और उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो और दैट रॉ मटेरियल इज नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट आता है, आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, यू कैन इवन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोलियम ओरिजिन नॉन एज, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉन एज पेट्रोकेमिकल। सो इफ आपको 3 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, या 2 मार्क्स में आएगी, ज्यादा नहीं बन रही है, तो आपको ये सारा का सारा लिख देना है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो कितने सारे हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े? नाइलन पढ़ा, रेयॉन पढ़ा, एक्रिलिक पढ़ा, ठीक है, टेरिकॉट है, पॉलीवूल है, पॉलीकॉट है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स है। थोड़े थोड़े नेचुरल इसमें मिक्स करें फिर भी ये सिंथेटिक में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इनके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि टोटल के टोटल, पहले हमने रेयॉन का और नायलॉन का और एक्रेलिक का अलग अलग से पढ़ा था कैरेक्टर्स। अब इनका सम अप में मतलब टोटल में इनका क्या क्या कैरेक्टर रहने वाला है वो देखेंगे। फटाफट से देख लेते हैं। तो टोटल में क्या कैरेक्टर रहेगा, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब उनके क्या लक्षण है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो सबसे पहला है कि इट इज वेरी अफोर्डेबल, इट इज वेरी अफोर्डेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है ये, ठीक है, मतलब रेट इसका बहुत ज्यादा चीप रहता है, ठीक है, अफोर्डेबल है। उसके अलावा ड्राइज अप वेरी क्विकली, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना ड्राइज अप वेरी क्विकली। आप एक सिंथेटिक के मतलब एक रेयॉन के कपड़े को धोकर डाल दो और एक कॉटन के कपड़े को धोकर डाल दो या फिर एक फुल्ली वूल के कपड़े को धोकर डाल दो, तो सबसे पहले जो सिंथेटिक वाला होगा वो सूखेगा, ड्राइज अप वेरी क्विकली। ओके, थर्ड नंबर पे है इट इज इजी टू वेयर, कैरी एंड मेंटेन, क्योंकि ये हल्का रहता है, ठीक है, इतना भारी नहीं होता। वूल जो है ये भारी होगा, ठीक है, कॉटन भी थोड़ा भारी रहता है, लेकिन इसका वेट जो है वो कम रहता है, पहनने में आसान है और मेंटेन करना भी आसान होता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये जल्दी रिंकल्ड नहीं होता। कौन सा, रेयॉन वाला है ना, तो इसमें सारा ऑलमोस्ट समअप सा देख रहे हैं हम, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन इज चीप है और ड्यूरेबल है, चीप एंड ड्यूरेबल, मतलब सस्ता रहता है कंपैरेटिवली बाकी फैब्रिक से, नेचुरल फैब्रिक से, एज वेल एज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है कि ज्यादा समय तक चल पाना, ठीक है, ज्यादा देर तक चलता है, ठीक है। और ये चीप होने का रीजन इसका ये है कि जब हम नेचुरल फाइबर लेते हैं ना कोई भी, तो उससे जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर है या उसके बनने तक का प्रोसीजर जो है बहुत लंबा हो जाता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जिस वजह से वो सारी चीजें उसके कॉस्ट में ऐड करती हैं। लेकिन इसमें क्या है, सीधा केमिकल से बनाना है, मशीन्स में बनना है, फटाफट से बन जाएगा, इसीलिए इसका रेट इतना ज्यादा कम रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत जल्दी जो है कहाँ पे अवेलेबल होता है, मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि शिमला में पश्मीना के शॉल्स मिल रहे हैं, कश्मीर में मिल रहे हैं, वूल वहां की फेमस है, कॉटन वहां की फेमस है ना, सिल्क वहां की फेमस है। तो दैट इज की मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं है वो चीजें, है ना, हमें दूर दूर जाकर लेनी पड़ रही है, कहीं इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन ये क्या है, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि इसके डिसएडवांटेजेस, तो सबसे पहला है कि ये बहुत 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 जल्दी जो है मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा भी हीट लगे, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जिस वजह से कि हमारी ये स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। तो अगर आपने कभी मतलब सुना होगा या कहीं आपके खुद के साथ ऐसा हुआ हो कि अगर कोई चीज पिघल कर चिपक जाती है तो उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो खुद से नहीं निकल पाती, खुद से अगर वो निकलती भी है तो वो क्या करती है, स्किन की लेयर्स को लेकर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसे कपड़े हमने पहने हैं, हम किचन में वर्क कर रहे हैं या लैब्स में वर्क कर रहे हैं और थोड़ी सी भी फायर लगती है या कोई केमिकल गिरता है जिस वजह से ये मेल्ट हो जाता है, तो ये हमारी स्किन पर चिपक जाएगा। तो जैसे हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्किन पे तो नहीं रख सकते ना इसे, तो जैसे हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि स्किन सारी की सारी साथ में उतर ही जाएगी, मतलब लगेगा भी क्या, वो उतर ही जाएगी, ये पक्का है, ठीक है। तो क्या है इसका डिसएडवांटेज ही है ये, ठीक है, डिसएडवांटेज है ये। अब भाई इतने सारे एडवांटेजेस गिन दिए तो सिक्के के तो दो पहलू होते हैं ना। तो मेल्ट्स अप ऑन हीटिंग, ठीक है, इजीली, बहुत इजीली, इजी हीटिंग, सो डिफिकल्ट टू वेयर। गर्मियों में आपने सुना होगा आपके मम्मा को कहते हुए कि गर्मियों में ज्यादा चांसेस रहते हैं हाथ जलने के, क्योंकि सारी चीजें एकदम से हीटेड रहती हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिवली सर्दियों से इसको ज्यादा डिफिकल्टी है पहनने में समर्स में, ठीक है। मेल्ट्स अपॉन हीटिंग, सो डिफिकल्ट टू वेयर एंड वर्क इन समर्स। और कहाँ पे
वर्क करना है, लैब्स में या किचन में, यहाँ पे वर्क करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है, सॉरी डिसएडवांटेज है कि ये स्वेट नहीं सोखता। आपने सुना होगा कि गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं कि कॉटन के कपड़े पहनो, है ना, और सर्दियों में हम कहते हैं कि वूल के कपड़े पहनो। ये दो बहुत इजीली आपको याद रहने वाली चीजें। तो ये समर्स में जो है ये स्वेट को सोख नहीं करता। अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो टी शर्ट्स होती हैं, कुछ इतनी मोटी सी होती हैं, वो पहनते उन्हें हम गर्मियों में, लेकिन उसका फैब्रिक ऐसा रहता है कि वो स्वेट को अब्सॉर्ब नहीं करता। तो वो चीज, तो वो कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर का। तो इसका एक और डिसएडवांटेज है कि इट डू नॉट सोक स्वेट, ठीक है, इट डू नॉट सोक स्वेट। ओके, तो यहां तक की बात हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। अब देखेंगे हम कि प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है, कि पॉलीमर्स जो प्लास्टिक्स बनाते हैं हम उन्हें देखेंगे अब, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लास्टिक है ये भी पॉलीमर से बना है। पॉलीमर आपको याद होगा लास्ट पार्ट्स में हमने करा था कि बहुत सारे यूनिट्स जहाँ पे इकट्ठे हो उन्हें हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, उस फाइबर को हम पॉलीमर बोलते हैं। तो कौन से पॉलीमर्स सॉरी प्लास्टिक्स है हमारे पास अवेलेबल, उनको हम फटाफट से देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स ही ये लास्ट टॉपिक है अब आपके पास। तो जो पॉलीमर्स हैं वही मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स मेक्स प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीमर्स ही प्लास्टिक को बनाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है ये कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो जो प्लास्टिक है ना ये दो काइंड के रहते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और अनदर वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब भाई ये क्या दो दो तरह के कैसे प्लास्टिक हो सकते हैं, प्लास्टिक तो एक ही जैसा रहता है, नहीं डिफरेंस है। देखो थर्मोप्लास्टिक जो है ना ये वो प्लास्टिक होते हैं जब इन पे हीट पड़ती है ना तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना हीट पड़ भी जाए तो ये मेल्ट नहीं होते हैं, ये हीट के साथ सेट रहते हैं। कैसे याद रखोगे, जो थर्मो वर्ड है ना ये हीट से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है थर्मो वर्ड। तो अगर हीट देखो जो हीट प्लास्टिक है, थर्मो का मतलब हीट रहता है, मोटे मोटे तौर पर देखूं तो ये हीट प्लास्टिक का मतलब कि मेल्ट्स ऑन हीटिंग वाली बात इधर में, ठीक है। थर्मो है ये हीट वाले प्लास्टिक, इधर थर्मोसेटिंग हीट के साथ सेटिंग कर ली इसने, नहीं भाई मैं तेरे साथ पक्की दोस्ती, तेरे साथ मैं नहीं पिघल रहा तेरी वजह से, ठीक है। तो क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो डोंट मेल्ट ऑन हीटिंग, इजी पीजी हो गया, ठीक है। अब इधर में एग्जाम्पल में अगर आप लिखोगे तो ये मैं डिफरेंस के ही बेसिस पे करवा रही हूँ। आप अगर डिफरेंस आया इसमें 5 मार्क्स में तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये भी लिखोगे इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, पहला आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखोगे थर्मोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक्स विच मेल्ट्स ऑन हीटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स विच डू नॉट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर में आते हैं आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपके पास, पेन्स हैं, ठीक है, आपके पास टॉयज रहते हैं जो हल्के हल्के, और ब्रशेज हैं, ये सारी चीजें पिघल जाती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। इधर में एग्जाम्पल में दो है, ठीक है, ऑल द प्लास्टिक्स जितने भी रहते हैं ना ज्यादातर वो पिघल जाते हैं। अगर आपने आग में कभी डाला हो, कभी पेन डाला हो, या कभी जैसे हेयर पेन्स पे जो टॉयज बने रहते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, उनको डालो सब मेल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये मेल्ट नहीं होता। तो ऐसा प्लास्टिक तो आप सोचोगे कि नहीं देखा कभी, तो मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल में है बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ये दो प्लास्टिक्स हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इनका यूज कहाँ होता है भैया, पता भी तो चले, ऐसे ही केमिकल के नाम बता दिए, ऐसे ही प्लास्टिक्स के नाम बता दिए, अब हमें क्या पता कहाँ यूज हो रहे हैं, नहीं मैं बताती हूँ आपको। जो बेकेलाइट है ये आपके स्विच बोर्ड्स में लगा होता है, ठीक है, कहाँ लगा होता है, स्विच बोर्ड्स में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का जो हमारे पास रिस्क रहता है उसको कम करने के लिए, ताकि जो फायर है वो ज्यादा फैले ना, ठीक है। तो इसीलिए ये किससे बना होता है, बेकेलाइट से, जो जल्दी
मेल्ट नहीं होता, ठीक है, हीटिंग। उसके अलावा मेलामाइन की अगर बात करें तो मेलामाइन होता है जो फायरमैन होते हैं ना उनके सूट्स में, फायरमैन सूट्स, ठीक है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड जो है उसके जो आदमी रहते हैं वो आग में फटाफट से घुस जाते हैं, ऐसे कैसे? या फिर जो स्टंट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी पे जो है आग लगा लेते हैं और फिर कहते हैं हम पानी में छलांग लगाएंगे। हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनका जो कपड़ा रहता है, वो जो उन्होंने ड्रेस पहनी होती है वो काफी देर तक उन्हें हीट से बचाती रहती है, ठीक है। तो वो हीट को जो है मेल्ट नहीं होता वो चीज, ठीक है, तो वो इसकी वजह से, ओके। इसके अलावा और इसमें पॉइंट्स लिखेंगे अब, ठीक है। तो और पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। तो अब हम देखेंगे कि फर्दर थर्मोप्लास्टिक्स में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में दो तीन पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम कर रहे थे थर्मोप्लास्टिक्स और इधर कर रहे थे, तीन पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में भी आएगा, तो यू विल बी वेरी इजीली अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्मो सेटिंग, ठीक है, इसने हीट से सेटिंग कर ली, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स, ओके। सो दोनों में और डिफरेंस एक आता है कि जो थर्मोप्लास्टिक रहता है ना, इसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर रहती है। कैसे? मैं लिख लूं पहले, 4th पॉइंट है ये, इट हैज लीनियर काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, मतलब इसमें जितने भी यूनिट्स रहते हैं ना उनका जो अरेंजमेंट है वो लीनियर है, मतलब एक के साथ एक जुड़े हैं लेकिन एक लाइन में, सिर्फ ऊपर नीचे इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ एक ही लाइन में। कैसे? देखो, सपोज ये इसके यूनिट्स हैं 1 2 3 जिनसे ये बना है थर्मोप्लास्टिक, 4 5 6, ये इसके यूनिट्स हैं। तो अब ये आपस में पता है कैसे जुड़े हैं? बस एक लाइन में, लीनियर, बस ऐसे, दैट्स इट। आगे में और जुड़े होंगे बस, इसके अलावा कहीं से भी ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। जैसे कि इसके नीचे और लाइन होगी जो वो अपनी जा रही है पर्सनल, दोनों अलग अलग से जा रहे हैं, ठीक है। इनको इसके साथ कोई मतलब नहीं, दोनों लीनियर अपना चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये बना है, कौन सा? थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग्स की बात करें तो इट हैज क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड, इसमें क्या है? क्रॉस लिंक्ड है, जो यूनिट्स है वो आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में भी एक दूसरे से बात करते हैं। सपोज करो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे घर हैं जो सिर्फ अपनी गली वाले लोगों को बुला रहे हैं, कौन से? थर्मोप्लास्टिक्स वाले, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले कौन से हैं? क्रॉस लिंक्ड है, अपनी गली वालों को भी बुला रहे हैं, दूसरी गली वालों को भी बुला रहे हैं, तीसरी वालों को भी बुला रहे हैं, इसीलिए ये हीटिंग भी आती है तो ये मेल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इजी ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इट हैज क्रॉस लिंक्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट है? अब देखो, ये एक गली वाले लोग हैं, ठीक है, ये दूसरी गली वाले लोग हैं और ये तीसरी गली वाले लोग। ये एग्जांपल दे सकते हो आप, और इसको 5th पॉइंट में लिखोगे, कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। 5 पॉइंट्स में ये मैंने आपको डिफरेंस करवाया, ठीक है। और 5 मार्क्स में ये डिफरेंस आता है, छोड़ के नहीं आना आप, ठीक है। अब इतने इजी मैंने ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया। तो देखो ये अब आपस में कैसे कनेक्ट होंगे भाई? पहले वाले तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ अपनी गली वाले लोगों को बुला रहे हैं, तो ये भाई अपनी वालों को तो बुला ही रहे हैं, आपस में भी बुला रहे हैं एक दूसरे को, दूसरी गली वालों को भी। कैसे? इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, ये इनको 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 भी बुला रहे हैं, और ये आगे वाले गली वालों के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए ये मेल्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने एकता में बल है, ठीक है। और ये सिर्फ अपनी गली में रह रहे हैं तो मेल्ट हो जा रहे हैं। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब करेंगे लास्ट जो हमारा सब टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ प्लास्टिक। तो अब प्लास्टिक के कैरेक्टर्स करते हैं कि प्लास्टिक क्या चीजें शो करता है भाई, प्लास्टिक के क्या लक्षण है, क्या नखरे हैं प्लास्टिक के, अब वो देख लेते हैं, ठीक है। एक मैं आपको चाहूंगी कि आप सबके सब मेरे को बताओ एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। फटाफट से बता देना, जैसे वीडियो देखोगे एज अ होमवर्क आई विल रीड इट।
तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले वीडियो में अगर मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया हो तो मेरे को नहीं याद आ रहा फिलहाल, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डाल दो उस क्वेश्चन को भी, मैं उसका भी आंसर दूंगी। और आज के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आप डे टू नाइट जितनी भी चीजों को यूज करते हो उनमें से एनी 5 जो प्लास्टिक की है उनके नाम कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। याद करने में आसानी होगी, और या फिर कोशिश करो कि और ज्यादा एग्जांपल्स निकाल कर लाओ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, क्योंकि ये 2 ही नहीं होंगी और भी बहुत सारी होंगी। गूगल पर जाओ, गूगल का यूज हमने सिर्फ इंटरनेट का यूज सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को सर्च करो और एक जो है आपका नॉलेज का क्वेश्चन फटाफट से ये आपकी नॉलेज में ऐड हो जाने वाला है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स करने वाले हैं अब हम प्लास्टिक के, फटाफट से फिनिश कर देते हैं भाई। तो कैरेक्टर्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये है प्लास्टिक का कि जो प्लास्टिक है ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। किसी के साथ भी जो है रिएक्ट नहीं करता। कैसे मतलब? तो ये आपने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जितने भी एसिड्स एंड बेसिस हैं वो स्टील के बेसिकली एसिड्स जो हैं, ठीक है, एसिड्स जो है वो स्टील के साथ में मतलब मेटल्स के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और अगर किसी स्टील के बर्तन में या मेटल के बर्तन में रखी हुई चीज जो है वो एसिडिक इन नेचर होगी तो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में अचार जो है वो कभी कभी स्टील के बर्तन में नहीं रखे जाते, या फिर अचार की जो बरनी है या कांच में पड़ा है अचार या प्लास्टिक के डिब्बों में पड़ा है अचार, ठीक है। तो वो कभी भी वो चीजें जो है उन बर्नियों में, उन डब्बों में हम कभी भी स्टील का चम्मच नहीं डाल के रखते, उनमें प्लास्टिक का चम्मच रहता। उसका रीजन यही है, ठीक है। चाहे हमारे बाप दादा जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स का वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन नेचर खुद ब खुद सिखा देती है। उन्होंने कभी स्टील में रखा होगा, वो खराब हो गया होगा, तो उन्होंने उनको किसी फ्रेंड ने बताया होगा नहीं भाई प्लास्टिक में रख, तो उन्होंने प्लास्टिक में रखा होगा। तो ठीक है, नेचर खुद से एक बहुत बड़ा टीचर है, तो वो सिखाती रहती है हमें नेचर। तो सबसे पहली बात कि ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव इन नेचर है। इसीलिए क्या क्या स्टोर करते हैं, दैट्स व्हाई वी स्टोर व्हाट, वी स्टोर पिकल्स, केमिकल्स। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा तो कभी भी जो केमिकल्स है ना आपके लैब में वो कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं आते, ना तो वो उसमें आते हैं मेटल्स के किसी भी तरह के बर्तन में, किसी भी काइंड ऑफ बॉक्स में, कंटेनर में। वो हम टेस्ट ट्यूब्स भी जो रहती हैं जिनमें हम उन्हें रिएक्ट करते हैं वो कौन सी रहती है, कांच की, ठीक है। और जिन बॉटल्स में वो आती है वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। उसके अलावा ये लॉन्ग जो है लॉन्ग टाइम पर तक हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहता है प्लास्टिक और ड्यूरेबल रहता है, ठीक है। ड्यूरेबल आपको मालूम है ना, लॉन्ग टाइम तक कैरी करना, वही बात है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहता है, ठीक है, ठीक है। एक इसका डिसएडवांटेज लाइक है लेकिन कैरेक्टर्स में आ जाएगा, दैट इज कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये तो अब आप सबको मेरे ख्याल से मालूम ही होगा, मीन्स कि ये नेचर में जल्दी जो है घुलता मिलता नहीं है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, ये अनऑर्गेनिक सा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक भी नहीं, मैं बोलूंगी कि जैसे सारी चीजें जो है वो नेचर में गल सड़ जाती हैं, लेकिन ये गल सड़ जाती नहीं है जल्दी, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए जो प्लास्टिक के लिए डस्टबिन रहते हैं वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर के रहते हैं, ग्रीन वाले बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ब्लू वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्लास्टिक है ना ये पुअर कंडक्टर रहते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर आपको मालूम होगा जो हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ना तो बिजली को ना तो हीट को जल्दी पास नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, जितने भी हमारी कढ़ाइयां रहती हैं, कुकर्स रहते हैं, कुकवेयर जितने भी हैं उन सब में जो हैंडल्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। इसीलिए किस किस पे यूज हो रहा है इसका, स्क्रू ड्राइवर्स पे एज वेल एज कुकवेयर के हैंडल्स पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपके पास आता है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा काइंड्स ऑफ शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं,
ठीक है। कैसे मतलब कि देखो प्लास्टिक की कितनी सारी चीजें आ रही हैं, आप देखोगे ये मार्कर प्लास्टिक का है, ठीक है। अगर मैं अभी इस रूम में ही निकालना स्टार्ट कर दूं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक की है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखो मार्कर की जो इंक है, इसकी जो ये बॉटल है ये भी प्लास्टिक की है, ये जो डस्टर है ये भी प्लास्टिक का है, प्लांट का पॉट है जो ये भी प्लास्टिक का है। तो मतलब ऑल ओवर अगर हम काउंट करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है ये प्लास्टिक से बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत सारी शेप्स में हम जल्दी जो है डिवाइड कर सकते हैं, मतलब शेप्स में बहुत जल्दी ये बीट कर सकते हैं, इन्हें शेप्स में बहुत जल्दी डाल सकते हैं जिस भी चाहे शेप में, ठीक है। तो कैन बी मोल्डेड इनटू, मोल्डेड होता है ढालना, ठीक है, मोल्डेड इनटू डिफरेंट 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 शेप्स, ठीक है। उसके अलावा जो प्लास्टिक है ये चीपर देन मेटल रहता है। आपने देखा होगा कि अगर आप लेने जाओ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान, जैसे कि वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर्स भी अब तो मेरे ख्याल से, और कूलर्स जो रहते हैं हमारे एयर कूलर्स, ये सारे जब आप लेने जाओ ना तो आपको ऑप्शन में आता है कि मैम आपको प्लास्टिक वाला लेना है, सर आपको प्लास्टिक वाला लेना है या फिर मेटल वाला लेना है। तो हम उनसे पूछते हैं भाई क्या फर्क है, तो वो कहते हैं कि जो मेटल वाला है वो है तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपका, लेकिन उसमें करंट के चांसेस रहते हैं, एज वेल एज वो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन जो प्लास्टिक वाला है वो ड्यूरेबल भी है, एज वेल एज वो आपके जो है करंट का चांसेस भी उसमें कम रहता है, तो हम, और उसका रेट भी चीपर रहता है, तो हम उधर वाली साइड में ज्यादा जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये चीपर देन मेटल, इसका यहाँ पे एडवांटेज बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो टैबलेट्स रहती हैं हमारे साथ, इसका मतलब जो है मेडिकल साइंसेज में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, किसका? प्लास्टिक का। इधर लिख दो साइड पे, ठीक है। तो मेडिकल साइंसेज में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि टैबलेट्स हैं, जो कैप्सूल्स रहती है ना, उनके जो ऊपर अंदर मेडिसिन रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है इसलिए ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, वो स्टिकी सी जो रहती है कैप्सूल्स में, ठीक है, ऐसे करके जो होती है, ठीक है, ये वाली। तो कैप्सूल्स में जो ये चीज है ये भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो सिरिंजेस रहते हैं, डॉक्टर्स के जो ग्लव्स रहते हैं, ठीक है, जो मास्क के पीछे ऐसे वायर लगी होती है उसमें भी प्लास्टिक रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, ग्लव्स हैं। और भी जो टैबलेट्स रहती है उसका जो बेसिक जो उसका प्लास्टिक रहता है जिसमें हम गोली को निकालते हैं ऐसे करके, तो वो सारी चीजें, ठीक है, वो सब प्लास्टिक की। आजकल कांच की बोतल में जो सिरप्स आते हैं हम उन्हें प्रेफर नहीं करते, हम कहते हैं कि यार टूट जाएगी, गिर जाएगी, तो इतनी महंगी दवाई खराब हो जाएगी, है ना। हम कौन सी प्रेफर करते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स वाली, तो वहां पर भी प्लास्टिक है। तो एवरीवेयर देयर इज प्लास्टिक। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एवरीवेयर देयर इज प्लास्टिक, ठीक है। अगर मैं फोन है मेरे पास यहाँ पे, तो फोन के पीछे वाले कवर्स प्लास्टिक के हैं, ठीक है। फोन में भी आई थिंक बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की होंगी, ठीक है। इफ अगर मैं दिन की शुरुआत करती हूँ टूथब्रश में प्लास्टिक है, ठीक है। अगर मैं सोती हूँ तो सोने से पहले बहुत सारी चीजों में मैं देख सकती हूँ कि प्लास्टिक है हमारे पास, तो इर्द गिर्द हम प्लास्टिक से ही घिरे हुए हैं, ठीक है। ये मेरे स्पेक्टेकल्स हैं, इसका फ्रेम प्लास्टिक का है। तो मतलब हर चीज में आजकल प्लास्टिक ने अपना हाथ जमा लिया है, अपना जो है एक पोजीशन को ग्रैब कर चुकी है ये, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि टेफ्लॉन नाम का एक प्लास्टिक रहता है, ठीक है। इस प्लास्टिक के एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर ना तो पानी चिपकता है ना तो तेल चिपकता है, ठीक है। ऑयल या फिर देखो लिख लो, ऑयल या फिर वाटर डू नॉट स्टिक्स टू इट, स्टिक्स होगा चिपकना, ठीक है, स्टिक्स टू इट मतलब ना तो तेल इस पर चिपकेगा ना तो इसके ऊपर पानी चिपकेगा। तो भाई अब इसका क्या करें हम, ना चिपके? इसका ये करते हैं कि जो डोसा खाते हैं वो इसी की हेल्प से खाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी डिशेस है जो इसी की हेल्प से खाते हैं, मतलब कि इससे क्या बनता है? नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, ठीक है, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, नॉन स्टिकी तवा, नॉन स्टिकी कढ़ाई, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या नॉन स्टिकी आ गया अब तो, राइट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ लास्ट पॉइंट में, तो ओवन के जो बाउल्स रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव में वो बोल देते हैं कि मैम कोई सा भी बर्तन मत लगा लेना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक है, ये माइक्रोवेव फ्री है, मतलब माइक्रोवेव में इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब माइक्रोवेव में ये सेफ है, ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाला भी प्लास्टिक का ही रहता है। तो माइक्रोवेव जो भी माइक्रोवेव में जो बाउल रहता है वो भी इससे बनता है। तो टोटल के टोटल 9 हमने लिख लिए हैं। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बुक में से अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। पेपर में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है कि 5 मार्क्स में लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव 9 पॉइंट्स, 9 के 9 याद करके जाओगे,
6-7 तो जरूर लिख पाओगे, ठीक है। आराम से लिखोगे और आई वॉन्ट कि आप इन्हें पॉइंट्स में ही लिखो। कभी भी जो आंसर होता है ना, साइंस का है, सोशल साइंस का है, ठीक है, इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, साइंस का है, सोशल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो क्रिटिकल और एनालिटिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उनमें कोशिश करना कि अपना जो आंसर है उसे कैसे देना है, आपको पॉइंट्स में देना है, ठीक है। ये अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे ना तो टीचर्स जो होते हैं वो पॉइंट्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं। पैराग्राफ में लिखोगे पसंद नहीं करेगा टीचर, अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, नंबर के चांसेस कम है, पेपर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। पॉइंट्स में लिखोगे एज वेल एज अगर आप ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ मेन चीजों को अंडरलाइन कर दोगे तो और ज्यादा आपका पुअर कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर्स, कुकवेयर हैंडल्स पे अंडरलाइन कर दो। बीच की लाइंस और बहुत सारी हैं, वो आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। इतना लिखोगे बात नहीं बनेगी, बीच के इंग्लिश के थोड़े से वर्ड्स डालने हैं, ठीक है, वो मैंने बोले हैं, होप आपने लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा मोल्डेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पे टिक कर दो, मतलब अंडरलाइन कर दो। चीपर देन मेटल पे, ठीक है। माइक्रोवेव बाउल बन रही है, ठीक है। नॉन स्टिकी कुकवेयर बन रहा है, टेफ्लॉन से बना है, टेफ्लॉन अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन कर दो। तो इससे आपके पॉइंट्स जो है, मार्क्स जो है, ये बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा ट्रिक्स देखना चाहते हो कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बेटर वे कौन सा है एग्जाम को अटेम्प्ट करके जो पेपर जो है जिससे कि हमारा अच्छा लगे देखने में भी, एज वेल एज जो मार्क्स भी है हमारे हर बार से बढ़े, ठीक है। तो वो वीडियो आपको मैंने मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। हाउ टू स्कोर अबव 95%, उसमें सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो मैंने बता रखी हैं। आप प्लीज जाकर वहां पे चेकआउट कर लो अगर आपको और सारी ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। हर बार आप मेहनत कर रहे हो लेकिन 80-85 पे रह रहे हो, चाहते हो कि बढ़ जाए मार्क्स, हर बार सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो मम्मा पापा से, इस बार चाहते हो कि नहीं इस बार अच्छा स्कोर करना है, तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। उसमें मैंने ये फालतू की बातें नहीं बोली हैं कि आपको कैसे करना है, मतलब अब आप टाइम टेबल बना लो, अब आप पढ़ने बैठ जाओ, अब आप सीरियस हो जाओ, 8 घंटे नहीं पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ो, नहीं। मैंने आपको पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बताई है जिससे कि सचमुच में आपके उस एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का जो है एडिशन होने वाला है इस बार, ठीक है, कंपैरेटिवली पिछली बार से, ठीक है। और आप खुद भी देखोगे कि जब आपने उस तरह से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो आपको खुद भी वो पेपर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरा ही पेपर है। तो वो देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगेगा कि हाँ मैंने पेपर करा और बहुत अच्छे से करा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है उस वीडियो में। पिन्ड कमेंट में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, इफ यू डू लाइक, ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आपको अपकमिंग जितनी भी वीडियोस रहने वाली हैं, इवन जब आपने अब 9th क्लास में परस्यू करना है तो उसकी जो वीडियोस रहेंगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उनको भी मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।